जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के कार्यों के बारे में। ब्लड से संबंधित हमने 7 वीडियोस को पहले से अपलोड कर रखा है, जैसे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें WBC कितने प्रकार का होता है, प्लेटलेट क्या होता है, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है यानी कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। इन सभी के बारे में हमने वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ब्लड का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, रुधिर का कार्य। इसे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। दोस्तों जैसे हम मनुष्य यानी कि हमारी बात कर लो, हमारा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका काम है पढ़ना और आप पढ़ रहे हैं। आपकी मम्मी जी का काम होगा खाना बनाना, वो खाना बना रही है। तो ठीक इसी प्रकार जो ब्लड होता है उसका भी कुछ कार्य निश्चित होता है, जो वो अपने तरीके से करता है। उन्हीं कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। सबसे पहले अगर नंबर 1 पर हम बात करें रुधिर के कार्यों की, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, नंबर 1 पर बात करें तो ऑक्सीजन का परिवहन। अब ये दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है, दोस्तों ऑक्सीजन के परिवहन को समझने से पहले हम आपको बताएंगे परिवहन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप परिवहन को समझ जाएंगे तो ऑक्सीजन के परिवहन को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो परिवहन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में अब आप सन को हटा दीजिए, ठीक है, सन को हटा दीजिए तो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? अब ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर हम निकालें तो उसका मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, भैया आप क्या काम करते हैं? भैया हम ट्रांसपोर्ट के काम करते हैं, यानी कि वो सामान का आदान प्रदान करते हैं, एक स्थान से सामान को दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया आदान प्रदान। तो ठीक उसी प्रकार ये ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका मतलब हुआ ये जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। श्वसनीय वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रवेश करता है तो वो हीमोग्लोबिन के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के संपर्क में जब आ जाता है तो वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब दोस्तों ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो पूरे ब्लड में फैल जाता है। ठीक है, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में भी फैल जाता है। अब जैसे ही ये कोशिकाओं के पास, ऊतकों के पास पहुंचेगा, ये फिर से टूट जाएगा, फिर से 2 भागों में टूट जाएगा, तो फिर से बना लेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, अब नंबर 2 पर अगर हम बात करें ब्लड के कार्य की, तो वो दूसरा नंबर है पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन। अब दोस्तों ये जो ब्लड होता है वो पोषक पदार्थों का परिवहन कैसे करता है इसको जान लेते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं, वो हमारे आमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, बड़ी आंत द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पाचक ग्रंथियों के द्वारा वो पचा दिया जाता है। ठीक है, अब जब भोजन पच जाता है तो पचने के बाद आता है वो यकृत के पास, ब्लड के द्वारा यकृत के पास आता है।
ठीक है। यकृत के पास आएगा तो यकृत जिस अंग को जिस प्रकार के भोजन की, जिस प्रकार के पोषक पदार्थ की, यानी कि जिस विटामिन की आवश्यकता है उसे विटामिन देगा, जिसे खनिज लवण की आवश्यकता है उसे खनिज लवण देगा। तो इस प्रकार ब्लड के द्वारा ये पोषक पदार्थ होते हैं शरीर के सभी भागों पर पहुंच जाते हैं जहां जिनकी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर बात करें तो उत्सर्जी पदार्थ की, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन ठीक है। इनके परिवहन के बारे में बाद में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो पचे हुए भोजन के अवशेष होते हैं, ठीक है। जो भोजन पच गया, जितना भोजन पच गया और जो बचा उसमें से, वो हो गया हमारा उत्सर्जी पदार्थ, जिसे हमारा शरीर, जिसे हमारी पाचन ग्रंथियां पचा नहीं पाई, उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। तो जो ब्लड होता है वो उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। किस प्रकार करता है ये भी जान लेते हैं। जो ब्लड होता है वो उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन इस प्रकार करता है। सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो आते हैं आपके यकृत के पास, ठीक है, यानी कि लीवर के पास आते हैं। अब लीवर के पास से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो ब्लड के माध्यम से आते हैं हमारे वृक्क यानी कि किडनी के पास, ठीक है। किडनी के पास आते हैं तो किडनी के पास से वो हमारे उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया हो गया, वो हमारे यूरिन के थ्रू यानी कि पेशाब के थ्रू वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन ब्लड करता है। फिर उसके बाद नंबर 4 पर बात करें तो जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, ठीक, यानी कि शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। अब कैसे शरीर के ताप को नियंत्रण करेगा इसके बारे में जान लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा क्या, जितने भी मनुष्य होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो हॉट होता है, ठीक है, वो वार्म ब्लडेड होते हैं। हम मनुष्य वार्म ब्लडेड होते हैं यानी कि हमारा खून गर्म होता है। अब शरीर के जिस अंग पर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहां का शरीर ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जहां पर ब्लड है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हाथ है, इसके इधर हमारे ब्लड है, ठीक है, इसके नीचे हमारा ब्लड है और इसके ऊपर ब्लड नहीं जा रहा है। तो कुछ देर के बाद जहां तक हमारा ब्लड रहेगा वहां तक का शरीर गर्म रहेगा, क्योंकि हमारा जो खून होता है वो गर्म होता है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर वाला यानी कि हमारे हथेली वाला जो भाग है वहां पर ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है। ब्लड जब पहुंच नहीं पा रहा है तो वहां का भाग ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा ब्लड होता है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे शरीर के सभी अंगों के ताप को एक समान बनाए रखता है। फिर उसके बाद नंबर 4 पर हम बात करें तो वो हमें ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करता है, रुधिर का थक्का बनाने में भी सहायता करता है। अब कैसे करता है, पहले रुधिर का थक्का बनाने में सहायता कैसे करता है इसको जान लेते हैं, ठीक है। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं थक्का किसे कहते हैं, ठीक है, क्लॉट किसे कहते हैं। अब दोस्तों जब हमारे रुधिर में थक्का बनता है तो थक्का के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। वो किसके कारण होता है, थक्का के कारण होता है। जब रुधिर का थक्का जम जाता है तो ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। हमारे रुधिर में पाई जाती है प्लेटलेट्स कणिकाएं, जो कि रुधिर WBC भी पाई जाती है, जो कि रुधिर का बहना बंद कर देती है। अब कैसे बंद करती है इसको जान लेते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसको रब कर लें, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं रुधिर का थक्का कैसे बनता है। आखिर में हम जान लेते हैं ब्लड का थक्का जमने से क्या होता है। जब दोस्तों ब्लड का थक्का जमता है तो हमारे शरीर से रक्त का बहाव कम हो जाता है या फिर रक्त का बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर से अधिक रक्त न निकलकर बंद हो जाता है और हमारा शरीर कमजोर होने से बच जाता है। चलिए अब जानते हैं रक्त का थक्का कैसे बनता है। दोस्तों
जब हमारी ब्लड प्लेटलेट जो होती है, ब्लड प्लेटलेट, जब ब्लड प्लेटलेट होता है वो रप्चर्ड हो जाता है, यानी कि छीड़ हो जाता है। ब्लड प्लेटलेट जब हमारा छीड़ हो जाता है तब वहां से ब्लड निकलने लगता है। उसी ब्लड के साथ साथ निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है जो कि एक ब्लड प्रोटीन होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिव रखता है, बेचारा शांत बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनएक्टिव, ये शांत बैठा रहता है। फिर इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास आता है कैल्शियम प्लस आयन, कैल्शियम प्लस आयन। अब ये कैल्शियम प्लस आयन जब आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से कहता है यार तू शांत बैठा है, उधर ब्लड प्लेटलेट को चोट लग गई है और वहां से रुधिर बाहर निकल रहा है। तब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाता है और ब्लड को निकलने से रोकता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन अकेला ब्लड का थक्का तो बना नहीं सकता, इसके साथ कुछ और घटक होते हैं, तो जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। अब दोस्तों ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये बेचारा भी शांत बैठा होता है, यानी कि इनएक्टिव होता है। अब इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव बनाने के लिए, यानी कि कार्यरत बनाने के लिए आता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन आएगा और आएगा एसिलेटरी ग्लोब्यूलिन। एसी हमने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका पूरा नाम होगा एसिलेटरी ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये आता है तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है, ठीक है, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन होता है वो जाता है फाइब्रिनोजन के पास, ठीक है, फाइब्रिनोजन के पास, फाइब्रिनोजन के पास ये आता है। और ये जो फाइब्रिनोजन होता है दोस्तों ये होता है साल्बुल प्लाज्मा प्रोटीन, साल्बुल प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और ये जो साल्बुल प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो बदल जाता है फाइब्रिन साल्बुल में, ठीक है, फाइब्रिन साल्बुल में, ये फाइब्रिन घुलनशील में बदल जाता है। अब दोस्तों ये भी साल्बुल है, ये भी साल्बुल है, तो ब्लड को क्या रोकेगा, ब्लड को नहीं रोक पाएगा, ब्लड के साथ साथ बहता चला जाएगा। तो इसके लिए इसको इनएक्टिव यानी कि इनसॉल्युबल बनाने के लिए आता है फाइब्रिन स्टेबलाइज्ड फैक्टर, ठीक है, फाइब्रिन स्टेबलाइज्ड फैक्टर आता है, फाइब्रिन स्टेबलाइज्ड फैक्टर आता है। जब फाइब्रिन स्टेबलाइज्ड फैक्टर आता है तो फाइब्रिन को इनसॉल्युबल में बदल देता है, इनसॉल्युबल में बदल देता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब ब्लड प्लेटलेट रप्चर्ड हो जाता है यानी कि ब्लड प्लेटलेट छिड़ हो जाता है तो ब्लड के साथ साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है जो कि इनएक्टिव रूप में होता है। अब इस इनएक्टिव रूप के थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास आता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिव रूप में बदल देता है। फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव रूप में होता है। इस प्रोथ्रोम्बिन के पास कैल्शियम प्लस आयन और एसिलेटरी ग्लोब्यूलिन आते हैं जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन एक्टिव में बदल देते हैं। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है फाइब्रिनोजेन के पास, और फाइब्रिनोजेन जो होता है वो साल्बुल प्लाज्मा प्रोटीन होता है और ये साल्बुल प्लाज्मा प्रोटीन बदल जाता है फाइब्रिन साल्बुल में, ठीक है। जो फाइब्रिन साल्बुल होता है वो बदल जाता है फाइब्रिन साल्बुल में, किसकी उपस्थिति में, फाइब्रिन स्टेबलाइज्ड फैक्टर की उपस्थिति में। अब ये दोस्तों जो फाइब्रिन इनसॉल्युबल होता है वो एक नेट की जैसी यानी कि एक जाल के जैसी संरचना बनाती है, एक जाल की जैसी संरचना बनाती है जिसमें सारी की सारी ब्लड कणिकाएं आकर के फंस जाती हैं और ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लड बाहर
नहीं निकल पाता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड होता है वो थक्का बन करके हमारे शरीर से ब्लड को बाहर निकलने से बचाता है। अब उसके बाद बात करें नंबर 5 पर, तो नंबर 5 पर बात करें तो जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड जो होता है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? अब दोस्तों जो बाहरी जीवाणु होते हैं, ठीक है, बाहरी जीवाणु, ठीक है, ठीक है, उसके बाद कुछ बैक्टीरियास होते हैं, यानी कि जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थ और जीव, हानिकारक पदार्थ और जीव होते हैं, उन सभी को जो ब्लड होता है वो नष्ट कर देता है। कैसे करता है? इसलिए ब्लड के अंदर पाया जाता है WBC, ठीक है, WBC पाया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड क्लॉट सेल। ये WBC हमारे शरीर के लिए जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका सफाया कर देता है, उनको मार देता है। इस प्रकार से वो ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। आई होप दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और आप आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सभी जगहों पर शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके और उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।